क्लोनिंग वेक्टर में आप देखो, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ये बात तो हम लोगों ने क्लियरली पढ़ रखा है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? नो सर। तो बताओ फिर फौजिया, क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? वायरस हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? प्लाज्मिड तो हमने पढ़ लिया, वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। क्लोनिंग वेक्टर देखो, क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है ना, वायरस भी हो सकता है। जी सर। तो भाई वायरस क्लोनिंग वेक्टर कैसे हो सकता है? प्लाज्मिड तो आपको समझ में आ गया। वायरस में हम क्या करते हैं कि सपोज दैट ये कोई वायरस था, है ना, इस वायरस के अंदर एक जीन है ना, इसमें क्या किया कि हमें ये पता है कि यहाँ पे इस पूरे जीनोम में एक पार्ट है जो वायरुलेंट है, मतलब जो नुकसानदायक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जीन्स को निकाल लेंगे। जो वायरुलेंट वाला पार्ट था वो हमने कट कर दिया, है ना। उस वायरुलेंट वाले पार्ट के साथ हम क्या करेंगे, अपना जो डिजायर्ड जीन है जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको जोड़ देंगे। तो पहली बात, हमने इसका जो वायरुलेंट जीन था वो अलग कर दिया, ये पार्ट वायरुलेंट जीन था। तो जब वायरुलेंट जीन अलग हो गया तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर किसी भी तरह की डिजीज, बीमारी या किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो जो खराब वाला जीन था वो तो हमने अलग कर दिया, कट करके अलग कर दिया। उसकी जगह हमने अपना डिजायर्ड जीन इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा, ये जब वायरस किसी को इन्फेक्ट करेगा तो हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो अंदर चला जाएगा। यही काम हम प्लाज्मिड में करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। यस यस सर। अब आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक वायरस है, उसका नाम है एजीबीटी, है ना। उसमें एजीबीटी जीन पाया जाता है, ठीक है। छोड़ो, इसको हटा दो, नहीं लिखो एग्जांपल। अभी हम पढ़ाएंगे ये क्या होता है, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये प्लाज्मिड की हम लोग मेनली बात करते हैं। चलो हो गया कि वायरस भी हो सकता है ना। अब प्लाज्मिड की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये बैम H1 साइट है ना, है ना। ये क्या चीज़ है? हिंड सेकंड थर्ड है, ये क्या चीज़ है? तो देखो ये क्या है, बैम H1 क्या है, ये क्या है? ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट, ये दोनों। इसका क्या मतलब हुआ? रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब हुआ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा और कट करेगा, ठीक है ना, राइट। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये क्या चीज़ है? एम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने वाले जीन। दे आर रेजिस्टेंट जीन अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो अगर कोई चीज, कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारना चाहता है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों, एमपी मतलब एम्पीसाइक्लिन, आर मतलब रेजिस्टेंट जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो अगर एम्पीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन दिया जाएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंट जीन उसके खिलाफ काम करेंगे और उसको मार नहीं खाएंगे, है ना। इसी तरह से ये ओराई क्या है? ओराई वो जगह है जहां से ये इसका रेप्लिकेशन शुरू होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है? ये दो चीजें डिसाइड करता है। एक तो रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इट डिसाइड नंबर ऑफ कॉपीज। ये नंबर ऑफ कॉपीज डिसाइड करता है कि कितनी कॉपी बनाना है ना, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया भाई? जी और सर। क्लोनिंग साइट क्या होती है? बताइए भाई, पहले बताइए क्लोनिंग साइट क्या होती है, बताओ भाई।
देखो क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पर हम अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट में मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ करके यहाँ पे कट करेगा। कट करने के बाद हम कोई सा जीन यहाँ से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आ करके इस बीच में अपना नया जीन जो जिस जीन को हम भेजना चाहते हैं उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस साइट को हम क्लोनिंग साइट कहेंगे। नोट करो, क्लोनिंग साइट इज दैट साइट cloning site is that site where cloning site is that site where we put our desired DNA or foreign gene, desired DNA or foreign gene. ठीक भाई, और आईसी का फंक्शन पता चल गया? बताते जाओ। आप देखो, ये बताओ सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? चलो उसके पहले ये चीज बताओ, व्हाट इज, शायद मैं बता चुका हूं क्या, इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। फौजिया बताओ इंसर्शनल डीएक्टिवेशन क्या होता है? देखो यहाँ पर ये प्लाज्मिड का खुद का जीन है ना? यहाँ पे प्लाज्मिड का खुद का जीन है। अब क्या है कि प्लाज्मिड का जो जीन है, उसको हम यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पर कोई नया जीन जब हम कट करके उसको निकाल देंगे, तो जो जीन बाहर आ जाएगा उसका फंक्शन इस प्लाज्मिड में जो भी था वो खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? सपोज दैट ये जो जीन था ये टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करता था। हमने क्या किया, इस जीन को कट करके निकाल दिया। अब प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने की कैपेबिलिटी बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि हमने वो जीन निकाल दिया और उसकी जगह नया जीन डाल दिया। तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। एक नया जीन इंसर्ट करने की वजह से पुराना जीन जो भी था वो डीएक्टिवेट हो गया। क्लियर है? जी सर। नोट करिए, इंसर्शनल डीएक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन। When we introduce a foreign gene, we have to create a space for it. We have to create a space for it. Due to which we have to create a space for it. Due to which some of the gene become inactive. This is called insertional deactivation. ठीक है? और हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि ये क्या होता है।
मार्कर क्या होता है ना? तो अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो मैंने टेट्रासाइक्लिन वाला जीन निकाल दिया और यहाँ पे अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए था वो यहाँ पे डाल दिया। अब आप क्या करोगे, अब इस पूरे प्लाज़मिड को अब आप किसी बैक्टीरिया में डाल दोगे। अब हमारा वाला जो बैक्टीरिया होगा वो एम्प्लीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होगा। मतलब अगर एम्पीसिलिन डाल दिया जाएगा तो हमारा बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के अंदर एम्पीसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन है। बाकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे एम्पीसिलिन हमने क्या किया, अब 100 बैक्टीरिया हैं। 100 में से हमारा वाला ये जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, वो सिर्फ़ 10 है। बाकी 90 बैक्टीरिया हैं जो क्या हैं जिनके अंदर हमारा वाला डिज़ायर्ड डीएनए नहीं है। अब हम उन नौ 90% से अपने 10% डीएनए कैसे बैक्टीरिया कैसे अलग करेंगे? तो हम एम्पीसिलिन डाल देंगे। एम्पीसिलिन डालने से हमारा बैक्टीरिया रह जाएगा और बाकी बैक्टीरिया मर जाएँगे। इस तरह से हमने अपने बैक्टीरिया को मार्क कर दिया, सेलेक्ट कर लिया और मार्क कर दिया। इस तरह के जीन सेलेक्टेबल मार्कर कहलाते हैं। क्लियर? नोट करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट selectable marker identify transformant from non-transformant transformant from non-transformant selectable marker identify transformant from non-transformant। ठीक है? generally we use antibiotic resistant gene as selectable marker। ठीक भाई? तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर। बताओ कोई डाउट है? अब देखो इसमें एनसीईआरटी में आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है। टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड हम ये कहाँ से निकालते हैं? ये एक प्लाज्मिड है। इसको हम लोग निकालते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियल। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? ये कॉज करता है ट्यूमर। किसमें ट्यूमर कॉज करता है? ये प्लांट की रूट में ट्यूमर कॉज करता है ना? कॉजेस ट्यूमर टू प्लांट रूट। तो एक ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड। इसमें ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड में एक डीएनए है जिसको कि हम लोग बोलते हैं टीडीएनए। ठीक है?
हम क्या करते हैं, जो टी-डीएनए होता है, इस टी-डीएनए को यहाँ से निकाल देते हैं और टी-डीएनए से निकालने के बाद इस टीआई प्लाज़मिड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजीबी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। क्लियर है? और यहीं पे जहाँ जो जगह खाली हुई है ना? तो हमने क्या किया टी-डीएनए को अलग कर दिया, जिससे कि इंसर्शनल डीएक्टिवेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए है, डिज़ायर्ड जो जीन है, उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ये हमारा एक तरह से वेक्टर बन गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो इसके सब कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया के अंदर चले। क्लियर भाई? Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये जो वेक्टर्स वगैरह होते हैं, है ना? इन वेक्टर्स को इंसर्ट कैसे किया जाता है? कैसे-कैसे वेक्टर हमारे पास किसी भी तरह का अगर कोई वेक्टर है, तो हम उसको इंसर्ट कैसे करें? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ना वेट देखता हूँ अगर डायग्राम हो तो मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ। अब देखो, किसी भी तरह से जीन्स को ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? देखिए, तो सबसे पहले एक केमिकल मेथड होता है ना? केमिकल मेथड क्या होता है कि केमिकल मेथड में 2 तरीके होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से हालाँकि ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। कैल्शियम क्लो ये एनसीईआरटी मतलब नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से हम लोग करते क्या हैं कि कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं, जिससे पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये जो प्लाज़्मिड है वो अंदर चला जाता है। दूसरा क्या होता है लिपोसोम मतलब लिपिड के ग्लोब्यूल्स के अंदर हम प्लाज़्मिड को क्लोज़ कर देते हैं और जिससे क्या होता है ये प्लाज़्मिड जो होते हैं इनको हम लिपोसोम कहते हैं और ये सेल्स एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, है ना?
इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं कि हम चार्जेस देते हैं, चार्ज डिफरेंस बढ़ा देते हैं। तो चार्ज डिफरेंस बढ़ा देने की वजह से जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस हो जाती है, और पोरस हो जाने की वजह से, है ना? पोरस मतलब उसमें छेद हो जाते हैं छोटे-छोटे। पोरस हो जाने की वजह से वो क्या करती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है इसको। माइक्रो इंजेक्शन में एक इस तरह का इंजेक्शन होता है जिसकी हेल्प से डायरेक्टली हम ये डाल देते हैं। बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक में क्या होता है कि हम जो प्लाज़्मिड होते हैं, उन प्लाज़्मिड को एक गोल्ड या टंगस्टन की, है ना? गोल्ड या टंगस्टन के टंगस्टन के बॉल के अंदर क्लोज़ कर देते हैं, रैप कर देते हैं और एक गन की हेल्प से हिट करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन नॉर्मली यूज़ किया जाता है एनिमल सेल्स के लिए, है ना? बायोलिस्टिक गन नॉर्मली यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए, है ना? और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ये क्या करते हैं, ये इस तरह से वेक्टर होते हैं, देखो ये वायरस है ना? टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम वेक्टर्स के थ्रू, जो ये बायोलॉजिकल मेथड हो गया, तो वेक्टर्स के थ्रू हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक और चीज़ आती है इलेक्ट्रोपोरेशन की जगह एक और चीज़ आती है, उसे हम लोग बोलते हैं हीट शॉक। हीट शॉक में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को पहले हम रख देते हैं टेम्परेचर डिफरेंस में। तो पहले क्या किया जाता है कि जहाँ पे बैक्टीरिया को एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है, उस सॉल्यूशन में बहुत सारे प्लाज़्मिड पड़े हुए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पड़े होते हैं और उसको रखा जाता है आइस में। तो पहले हम लोग आइस में रखते हैं और आइस में बहुत सारे प्लाज़्मिड होते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड होते हैं और प्लस बैक्टीरिया होता है। फिर क्या करते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वहाँ का, और टेम्परेचर बैक्टीरिया को टेम्परेचर में रखते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसको आइस पे रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है हीट शॉक लगता है। हीट शॉक लगने से क्या होता है, पोर ओपन हो जाते हैं, पोर ओपन हो जाते हैं। पोर ओपन होते ही क्या करता है बैक्टीरिया प्लाज़्मिड को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। प्लाज़्मिड एब्ज़ॉर्ब, ठीक है? तो ये इतने तरीके हो सकते हैं, ये इस मेथड से हम प्लांट में डालते हैं और हीट शॉक ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, ये ज़रूर याद रखना। हीट शॉक यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं एनिमल सेल्स के लिए, और बायोलिस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं ये प्लांट सेल्स के लिए। और बायोलिस्टिक में गोल्ड या टंगस्टन की रैपिंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। वेक्टर्स प्लांट या एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है ना? ये केमिकल मेथड जो होते हैं, ये नॉर्मली एनिमल सेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। बताओ भाई कोई और डाउट फौजिया? देखिए एक बार, देखिए और डाउट यहीं कहीं क्लियर करते जाइए। सर इलेक्ट्रोपोरेशन का क्या काम? इलेक्ट्रोपोरेशन, जी इलेक्ट्रोपोरेशन वही ना कि हम क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट चार्जेस देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो पोर्स होते हैं, आपने चैनल हम लोगों ने चैनल पढ़े हुए थे ना, चैनल, तो वो जी। चैनल क्या होते हैं, खुल जाते हैं। चैनल खुल जाने की वजह से जब चैनल बड़े हो जाते हैं, पोर बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ से प्लाज़्मिड अंदर एंटर कर जाते हैं। और बताइए?
फौजिया? Yes, sir. और कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ठीक है, तो आगे चलते हैं। और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, याद है ना फौजिया? ये तो बता चुका हूँ ना, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, जी। लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्या है? अब देखो हम लोग कैसे रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, है ना? तो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। तो पहले हमने डीएनए लिया, है ना? अब डीएनए को, जो डीएनए हमें किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर डालना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग डीएनए का क्या करेंगे, तो डीएनए को हम लोग सबसे पहले करेंगे आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए का आइसोलेशन होगा। तो डीएनए आइसोलेशन में डीएनए को निकाला कैसे है? तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर वो बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डाल देते हैं, जिससे कि सेल के बाकी के कंपोनेंट गल जाएं, ठीक है, मेल्ट हो जाए। अगर वो प्लांट सेल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक एंजाइम डालेंगे सेलुलोज, जिससे कि सेलुलोज का जो जितना कंपोनेंट हो सब डिसॉल्व हो जाए और हमारा डीएनए बाहर निकल कर के आ जाए। अगर वो फंगस से हमने निकाला है डीएनए, तो हम काइटिनेज, एक एंजाइम होता है, उसको डालेंगे। तो अगर वो हमने एनिमल से निकाला है, तो हम उसमें लाइसोजाइम डाल देंगे, जिसमें उसमें जितनी भी एनिमल प्रोटीन हमारे डीएनए में चिपकी हुई है, वो सब निकल जाएगी। अगर वो हमने प्लांट से निकाला है डीएनए, जिसको हमें किसी के पास डालना है, कहीं पे ले जाना है, हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, तो हम सेलुलोज यूज़ करेंगे। अगर वो फंगस ओरिजिन का है, तो हम उसको काइटिनेज से ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन। अब डीएनए का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? डीएनए के प्यूरिफिकेशन में हम अब क्या करते हैं, कई बार डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन चिपकी रह जाती है, तो इसीलिए उसको निकालने के लिए हम प्रोटीएज का यूज़ करते हैं, कि अभी भी हमारा डीएनए तो निकल आया है, डीएनए अभी हमारा प्योर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन के प्रोटीएज का यूज़ करते हैं। प्रोटीएज क्या करता है, रिमूव प्रोटीन लाइक हिस्टोन, ठीक है? दूसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग राइबोन्यूक्लियेज यूज़ करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि डीएनए में लगातार आरएनए बनता रहता है, तो बहुत बार डीएनए के साथ आरएनए भी चिपका हुआ होता है, राइबोन्यूक्लियेज। ये क्या करता है, इट रिमूव आरएनए। अगर डीएनए में आरएनए चिपका हुआ है, तो उसको ये रिमूव कर देता है, ठीक है? तो हमने प्यूरिफिकेशन कर दिया। अब जो प्यूरिफाइड डीएनए होता है, दिस प्यूरिफाइड डीएनए इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट विद चिल्ड, एकदम कोल्ड, है ना, इथेनॉल। तो हम इस डीएनए को कोल्ड इथेनॉल में डाल देते हैं। कोल्ड इथेनॉल डीएनए में डालने के बाद डीएनए क्या होता है, सिर्फ डीएनए डीएनए वाला पार्ट नीचे बैठ जाता है। इससे क्या होता है, फाइन
rate of DNA settle down। अब हमारा जो डीएनए होता है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। अब हम उस डीएनए को निकाल देते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है कटिंग द डीएनए, कटिंग। ये अब हमको डीएनए को कट करना है ना? तो कट करने के लिए आपको पता है हम किससे कट करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर यूज्ड टू कट डीएनए। हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं डीएनए से कट डीएनए को कट करने के लिए, है ना? इसके लिए हम लोग क्या इसके बाद क्या करते हैं, अब छोटे-छोटे डीएनए को टुकड़े में हमने डाइजेस्ट कर लिया या कट कर लिया। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो हमने देखा हुआ था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस तरह की एक प्लेट होती है जिसमें एग्रोस जेल होता है और ऊपर की तरफ हम लोग डीएनए के पूरे टुकड़े, डाइसेक्ट टुकड़े डाल देते हैं। नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज एनोड लगा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। इससे डीएनए नीचे की तरफ मूव करता है। ये पूरे में एग्रोस जेल पड़ा हुआ है जिसमें छोटे-छोटे पोर हैं। इन पोर से डीएनए क्रॉस होता है। इससे बैंड बन जाते हैं, बड़े बैंड ऊपर रह जाते हैं और छोटे नीचे की, है ना? तो इसे हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा था। अब क्या होता है, इसको हम पीसीआर किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हाँ जी, फौजिया, बोलो भाई, याद है नहीं याद है? पीसीआर टेक्निक यूज़ किया था ना हम लोगों ने? बोलो। जी सर, लेकिन मेरा कुछ छूटा हुआ है इसमें। कुछ छूटा हुआ है, कंप्लीट करो, वीडियो तो होगा ना? जी। देखो क्लास बिल्कुल नहीं मिस करो। देखो आप अकेले हो लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चैप्टर तो हम आप आए हैं क्लास में, सो अब हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं, लेट हो जाएगा। फिर आप रिवीजन कब करोगे? तो पीसीआर टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं शॉर्ट में बताता जाता हूँ। ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, ठीक है ना? पीसीआर टेक्निक में क्या होता है, अब हमारे जो हमें जीन चाहिए था वो जीन हमारा निकल आया। उस जीन को हम क्या करेंगे, पीसीआर टेक्निक की हेल्प से इसकी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। पीसीआर टेक्निक वो टेक्निक है जिससे कुछ ही घंटों में एक जीन से 1 मिलियन बिलियन जीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो पीसीआर जीन से हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है जिसको हमको कहीं इंसर्ट करना है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब क्या होगा, बहुत सारी कॉपीज बना देंगे। पीसीआर टेक्निक के अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग को जोड़ना है किसमें, वेक्टर में जोड़ना है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर में हमने क्या किया, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए था उसको हमने एडिशन कर दिया। जोड़ने के लिए जिसको हेल्प किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेज। मैंने आपको बताया था लाइगेज वो एंजाइम होता है जो जोड़ने के काम आता है। तो लाइगेज की हेल्प से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब हमारा ये क्या हुआ, ये जो हमें मिला, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया। यही हमें बनाना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये हमें बनाना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसी भी मेथड से इसको हम लोग किसी सेल में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर टू टारगेट सेल, टारगेट सेल से इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। बताओ पूरा प्रोसेस देखो, अगर कहीं पे तुम्हें लग रहा हो, डाउट हो, बस ये प्रोसेस दिमाग में रखना, कब क्या कैसे क्या करते हैं। एक बार ध्यान से इसी इसी सीक्वेंस में नोट कर लोगे ना तो आपको याद रहेगा कैसे कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
बताएं भाई। सर क्लियर है। ठीक है, अब देखिए दो और चीजें। अब हम लोग यूज करते हैं किसका, इस जीन के प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स का। जिन इक्विपमेंट्स को हम कहते हैं क्या है, इनको हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? ये give me one second. देखो बायोरिएक्टर इस तरह का एक रिएक्टर होता है, इस तरह का एक इक्विपमेंट, इसमें हम अपना जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है उसको हम बनाने का काम करते हैं। कोई भी, जैसे हमारा मान लो इंसुलिन बनाना है, जो भी हमें बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पे एक मीडियम होता है जिसको रिएक्टर टैंक बोलते हैं, इस रिएक्टर टैंक में, है ना, यहाँ पर हम एक लिक्विड डाल देते हैं, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, सो दिस इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम, है ना। इसको हम ये मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ से मीडियम जो है, इस मीडियम की हम सप्लाई करते हैं अंदर। इसी में हम अपने बैक्टीरिया को डाल देते हैं, हमारे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को डाल देते हैं। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। सपोज़ दैट इंसुलिन वाला जीन पड़ा है, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे एजिटेशन सिस्टम, मतलब हिलाने वाला सिस्टम, जो स्टीयर करने वाला सिस्टम। ये एजिटेटर मोटर लगी होती है, ये इसमें ब्लेड लगे होते हैं। ये इस तरह से रोटेट करती है और ब्लेड यूँ मूव करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट को हिलाती रहती है, मिक्स करती रहती है प्रॉपर्ली। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे हम एयर की सप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये एयरेटर कहलाता है। एयरेटर यहाँ से एयर के बबल छोड़ता है, जिससे बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता रहे और खूब सारा बैक्टीरिया ग्रो करे। यहाँ पर इसमें सेंसर्स लगा करके रखते हैं, ठीक है? ये बाहर की तरफ थर्मल जैकेट है, जो कि अंदर टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती है, और ये टैंक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट डालते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं, इफ्लुएंट, यहाँ से बैक्टीरिया इस लिक्विड को निकालते रहते हैं। इस लिक्विड में बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया के साथ में बैक्टीरिया के से प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट होता है, जैसे इंसुलिन। अब हम क्या करेंगे, इस इफ्लुएंट को फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद इससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर इसे पैक करते हैं। पैक करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, हम इसे मार्केट करते हैं। ये जो पूरी जो मैंने बाद में बनाया इस प्रोसेस को, ये तो हो गया बायोरिएक्टर, है ना? और बायोरिएक्टर वो इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया से कोई प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। फिर इस प्रोडक्ट को निकाल करके, फ़िल्टर करके मार्केट तक पहुँचाने वाली प्रोसेस को, दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस बताई, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो प्रोडक्ट को निकाल कर मार्केट तक भेजने की प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्लियर है भाई? यस सर। ये हमारा चैप्टर था टूल्स एंड टेक्निक। पूरा चैप्टर देख लो, जहाँ पे और भी डाउट हो पूछो।
बताओ फौजिया। दो सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, है ना? और जी। कल फिर मिलते हैं 8:30, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर पूरा ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल भी एक चैप्टर खत्म कर दूँगा। राइट? ओके सर। ठीक है, चलो। बाय-बाय।